नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। स्वागत है। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज के साथ। खबर यह है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को सबसे बड़ी चेतावनी मिली। धमकी यह मिली कि किम को परमाणु हथियार या फिर उत्तर कोरिया की सत्ता में से किसी एक को चुनना होगा। यह धमकी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से उन्हें मिली है। धमकी के साथ साथ दक्षिण कोरिया ने 10 साल बाद अपने 340 घातक हथियारों के साथ एक परेड भी निकाली। यह देखकर किम जोंग उन आग बबूला हो गए। सज गई सेना। निकल गए टैंक। साइलों से निकली मिसाइलें। हमले के लिए तैयार ड्रोन। सड़क पर निकल गए एंटी डिफेंस सिस्टम। बारूद और घातक हथियारों का इतना लंबा काफिला कहां जा रहा है? साउथ कोरिया की सेना कहां चली? इसे देख उत्तर कोरिया की जनता क्यों डरी? 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब साउथ कोरिया शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 10 साल बाद मिलिट्री परेड हो रही है। क्या दक्षिण कोरिया युद्ध का ऐलान करने वाला है? क्या दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से भिड़ने वाला है? इस वीडियो को देखकर उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन आग बबूला हो गए। किम के ऑफिस में इस मिलिट्री परेड का लाइव प्रसारण हो रहा है। किम साउथ कोरिया के इन हथियारों को रिवाइंड करके देख रहे होंगे। साउथ कोरिया की मिसाइलों को किम फास्ट फॉरवर्ड कर देख रहे होंगे। अपने दुश्मन के एक एक हथियार को किम जोंग उन बड़े गौर से देख रहे होंगे। जोश से भरी सेना, टैंक, ड्रोन, मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम। दक्षिण कोरिया ने 10 साल बाद पहली बार मिलिट्री परेड निकाली। अपने गोदाम से एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियारों को राजधानी सोल की सड़कों पर उतार दिया है। मौका था दक्षिण कोरिया सशस्त्र बल दिवस। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर परेड निकाली गई। इस परेड में दक्षिण कोरिया के 4600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मिलिट्री परेड में अमेरिका के 300 से अधिक सैनिक शामिल हुए। साउथ कोरिया के इस शक्ति प्रदर्शन में 340 घातक हथियारों को परेड में शामिल किया गया। सवाल है, क्या दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर भड़क गया है? जवाब आपको दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के स्पीच सुनकर मिल जाएगा। 우리 군은 실전적인 전투 역량과 확고한 대비 태세를 바탕으로 북한이 도발해 올 경우 즉각 응징할 것입니다. 북한이 핵을 사용할 경우 한미 동맹의 압도적 대응을 통해 북한 정권을 종식시킬 것입니다. सुना आपने, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल का कहना है कि साउथ कोरिया की सेना किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर किम ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उनकी सत्ता छिन जाएगी।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल की चेतावनी पर गौर करें तो किम जोंग उन को परमाणु युद्ध या फिर अपनी कुर्सी में से किसी एक को चुनना होगा। किम का परमाणु हथियारों से प्रेम दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही उनका अमेरिका, जापान समेत अमेरिका से दुश्मनी भी किसी से भी छिपे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का गठबंधन किम से सत्ता छीन सकता है? 북한은 지난 수십 년 동안 국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 핵과 미사일 능력을 보도하고 있으며 나아가 핵 사용 협박을 노골적으로 가해오고 있습니다. 이는 우리 대한민국 국민에 대한 실존적 위협이자 세계 평화에 대한 중대한 도전입니다. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ी तनातनी को ठीक से समझने के लिए आपको हाल में हुई तमाम घटनाओं को देखना होगा। पहली घटना नॉर्थ कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन की रूस यात्रा रही। दूसरी घटना किम जोंग उन के रूस के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास रही। तीसरी घटना 10 साल बाद दक्षिण कोरिया का ये शक्ति प्रदर्शन है। वहीं चौथी घटना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया की यात्रा होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। किम जोंग उन ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का न्योता दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक अक्टूबर में पहले वो खुद उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे। वहां पुतिन की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले रूस की यात्रा कर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका और नेटो को बेचैन कर दिया है। रूस के एयरबेस पर किम जोंग उन का दौरा। रूस के लड़ाकू विमानों के साथ किम जोंग उन। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर में किम जोंग उन। रूस के युद्धपोत पर किम जोंग उन। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल देखते किम। रूस के घातक हथियारों के साथ किम जोंग उन। रूस में किम के इस वीडियो को देखकर दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका की आंखें चौड़ी हो गईं। किम का दौरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया को जहां सैटेलाइट तकनीक और परमाणु हथियारों की सुरक्षा करने की तकनीक की तलाश है, वहीं यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों के सौदे को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में अपने खाली हथियारों के गोदाम को भरने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है और इसके बदले में उसे रूस से सस्ते में कच्चा तेल और अनाज मिल सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और टैंक के गोले की सप्लाई करने वाला है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया रूस को जो गोला बारूद भेजेगा वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और वो रूसी लॉन्चरों में फिट हो सकते हैं। रूस के साथ उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य संबंधों से खार खाए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे धमकी दी है। 무력 침공에 전쟁을 일으키고 전쟁 수행에 필요한 무기와 군수품을 안보리 결의를 정면으로 위반하는 정권으로부터 지원받는 현실은 자기 모순적입니다. 이러한 상황에서 안보리의 개혁이 필요하다는 의견이 폭넓은 지지를 받게 되는 것입니다.
संयुक्त राष्ट्र के मंच से उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अगर रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियार सौदे से दक्षिण कोरिया पर खतरा पैदा हुआ तो उस स्थिति में दक्षिण कोरिया शांत नहीं बैठेगा। इसकी एक झलक दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के युद्धाभ्यास के दौरान देखने को मिली। दोनों सेनाओं के बीच ये मिलिट्री ड्रिल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के करीब की गई, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टुकड़ियां अपनी ताकत आजमाती दिखाई दी। यहां दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जंगी जहाजों के साथ समंदर में उतरे और जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। दुनिया पर इस वक्त जंग का भूत सवार है। हालात ऐसे हैं कि छोटे देश भी सुपर पावर देशों को हराने में जुट गए हैं। अब अफ्रीका के एक छोटे से देश ने न सिर्फ फ्रांस को अपने देश से खदेड़ दिया, बल्कि फ्रांस की परमाणु ताकत पर भी हमला कर दिया। अब इसे अफ्रीका में फ्रांस के खिलाफ अफगान कांड कहा जा रहा है। अफ्रीका में फ्रांस का अफगान कांड। ये पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांस की सबसे बड़ी हार है। अफ्रीका युद्ध में फ्रांस की सबसे शर्मनाक हार। फ्रांस के लिए नासूर बन चुका नाइजर अब अलकायदा और आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बन चुका है। अब अमेरिका भी नाइजर से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने वाला है। अलकायदा आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बना नाइजर। 98% मुस्लिम आबादी वाले नाइजर ने फ्रांस को अपने देश नाइजर में रौंद कर रख दिया है। हालात ये हो गए हैं कि काफी समय से नाइजर में मौजूद फ्रांस के राजदूत और सेना को अब नाइजर से जबरन भगाया जा रहा है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि नाइजर से फ्रांस की सेना और राजदूत वापस आ रहे हैं। अमेरिका फ्रांस की इस हार को देखकर हक्का बक्का है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि नाइजर से पूरी तरह से फ्रांस का सफाया होने के बाद नाइजर में अमेरिका के खुफिया और सैन्य मिशन कैसे चलेंगे। इधर नाइजर में पूरी तरह से बागियों और तानाशाहों से मात खाने के बाद फ्रांस फुल स्पीड में नाइजर से भाग रहा है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजर से फ्रांस क्यों भाग रहा है, इस बारे में हम आपको पूरी खबर देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आखिर नाइजर में फ्रांस के खिलाफ पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करीब 2 महीने तक भयंकर विरोध और बगावत का सामना करने के बाद अपने राजदूत और फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट होने के बाद नए सैन्य तानाशाह ने फ्रांस को अपने राजदूत और सेना को हटाने के लिए कहा था, लेकिन मैक्रोन इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन नाइजर के नए तानाशाह के जबरदस्त दबाव के बाद फ्रांस नाइजर छोड़कर भागने लगा है। नाइजर में फ्रांस की सेना तेजी से सैन्य सामान पैक कर रही है। यहां तक कि फ्रांस की कई सैन्य पोस्ट से फ्रांस का झंडा उतार लिया गया। France has decided to bring back its ambassador, and so in the coming hours, our ambassador with several diplomats will return to France, and we are ending our military cooperation with the de facto authorities of Niger because they no longer want to fight against terrorism. It will be organized over time in the weeks to come, but it is the end of this cooperation because we are not here to participate in political life, to be hostages in some way to the putschists. But I will be very clear, we already see it today in Mali. अब आप ये भी जान लीजिए कि फ्रांस नाइजर में हारा कैसे और नाइजर में ऐसा कौन तानाशाह था जिसने फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 2023 को फ्रांस की कठपुतली सरकार का तख्ता पलट किया गया। नाइजर की बागी सेना ने नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में लिया और नाइजर के सभी अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। 26 जुलाई 2023 को तख्ता पलट का ऐलान कर्नल अमादो अब्दरमाने ने
अपने साथी सैनिकों और अधिकारियों के साथ टीवी पर आकर किया था। नाइजर में हुए तख्तापलट के बाद फ्रांस के 1,500 सैनिक घिर गए। यहां तक कि फ्रांस के विमानों को नाइजर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। ये तख्तापलट इतनी तेजी से हुआ कि फ्रांस को कुछ समझ नहीं आया और तख्तापलट के महज 60 दिन बाद फ्रांस को ऐलान करना पड़ा कि उसके 1,500 सैनिक और फ्रांस के राजदूत फ्रांस वापस आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नाइजर में तख्तापलट के दौरान फ्रांस के राजदूत को नाइजर सेना ने बंधक बना लिया था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात बताई थी। यहां तक कि फ्रेंच एम्बेसी में खाना पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाइजर में हथियार डाल दिए हैं। अब फ्रांस दुनिया को बता रहा है कि नाइजर में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति को तख्तापलट के बाद वो अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर रहा है और वहां तैनात राजदूतों को वापस बुला रहा है। ये ऐलान फ्रांस की अफ्रीका नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस इससे पहले माली और बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद अपनी सेनाएं वापस बुला चुका है। फ्रांस के ऐलान के बाद से पूरे नाइजर में जश्न का माहौल है। बड़े स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोग जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है और फ्रांस की बर्बादी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। Problem is that these three countries have come to terms with the fact that they are not okay with the way that France went about. It's almost 10 years at least of a counterterrorism mission there. Whether their reason for this notwithstanding, it's clear that they're all kind of in lockstep in terms of their approach towards France. So it's not exactly surprising. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की सेना कंटेनरों में अपना सामान भर रही है। हथियार, गोला बारूद पैक किया जा रहा है। फ्रांस के सैनिक और कमांडर वापस सैन्य विमानों से वापस जा रहे हैं। नाइजर में फ्रांस की ऐसी घोर बेइज्जती और हार की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नाइजर से फ्रांस वापस आने का ऐलान करने में जरा भी देरी करता तो नाइजर की सेना, बागी और जिहादी मिलकर फ्रांस के सैनिकों और हथियारों का नाइजर से सफाया कर देते। दरअसल 26 जुलाई 2023 को नाइजर की राजधानी नियामी में तख्तापलट के बाद से ही फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था। लोग देश से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी की मांग कर रहे थे। पिछले कई हफ्तों से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को नाइजर की सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। फ्रांस ने अफ्रीकी नेताओं के अनुरोध पर जिहादी समूहों से लड़ने के लिए इस क्षेत्र में हजारों सैनिकों को तैनात किया था। फ्रांस ने जुलाई में नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम के तख्तापलट के बाद से वहां लगभग 1,500 सैनिकों को बनाए रखा। फ्रांस ने अपने राजदूत को देश से वापस बुलाने के जुंटा शासन के आदेश को बार बार ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वो तख्तापलट के जरिए सत्ता पर काबिज हुए नेताओं को वैध नहीं मानता है। इसके बाद से फ्रांस पर नए तानाशाह और बागी कहर बनकर टूट पड़े। नाइजर से फ्रांस के भागने के पीछे की एक बड़ी वजह और भी है और वो है पश्चिम अफ्रीका के 3 देशों का ऐसा सैन्य संगठन जो नेटो की तरह काम करता है। नाइजर में जब से तख्तापलट हुआ है, अफ्रीका का साहिल क्षेत्र और अशांत हो गया है। विदेशी खतरे से निपटने के लिए नाइजर, बुर्किना फासो और माली ने एक रक्षा समूह बनाया है। ये रक्षा समूह ठीक पश्चिमी देशों के नेटो अलायंस की तरह काम करेगा। समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पार्टियों में एक की भी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला हुआ तो सभी पर हमला माना जाएगा। इस ग्रुप को अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स नाम दिया गया है। फ्रांस के लिए यह संगठन किसी काल से कम नहीं था। अब आप ये भी जान लीजिए फ्रांस नाइजर पर कब्जा क्यों रखना चाहता था और क्यों उसे नाइजर से भागना पड़ा है। नाइजर में राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम का तख्तापलट होने के बाद से फ्रांस नाइजर की बागी सेना से घबराने लगा था, क्योंकि अलकायदा ISIS का अड्डा नाइजर बनता जा रहा है। फ्रांस अकेले दम पर इन जिहादी संगठनों से लड़ नहीं सकता है। हाल के सालों में साहेल का इलाका इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगार बनकर उभरा है।
पड़ोस के बुर्किना फासो और माली में तख्ता पलट के बाद फ्रेंच सेना को निकालने के लिए नाइजर ने कहा था, लेकिन फ्रांस ने इस इलाके में आतंकियों से लड़ने के लिए सेना उतारी, जिसके लिए नाइजर में बेस बनाया था। अब ये बेस भी नाइजर के सैनिक छीन लेंगे। नाइजर में यूरेनियम काफी मात्रा में मिलता है। फ्रांस अपनी जरूरत का बहुत बड़ा यूरेनियम का हिस्सा पड़ोस के बुर्किना फासो और माली में तख्ता पलट के बाद फ्रेंच सेना को निकलने के लिए नाइजर ने कहा था, लेकिन फ्रांस ने उस इलाके में आतंकियों से लड़ने के लिए सेना उतारी, जिसके लिए नाइजर में बेस बनाया था। अब ये बेस भी नाइजर के सैनिक छीन लेंगे। नाइजर में यूरेनियम काफी मात्रा में मिलता है। फ्रांस अपनी जरूरत का बहुत बड़ा यूरेनियम का हिस्सा इसी इलाके से लेता है, लेकिन कच्चा चिट्ठा में बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की। जब भी लगता है कि यूक्रेन में चल रहा महायुद्ध शांत हो जाएगा, धीमा पड़ गया है, तब ऐसा जोर का धमाका होता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। इस बार जेलेंस्की ने एक बहुत बड़े हमले में पुतिन के बेहद खास कमांडर को मिसाइल अटैक में मारने का बड़ा दावा किया। अमेरिका इस मर्डर से इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जिस मिसाइल से यह हमला हुआ, जेलेंस्की को वो मिसाइल नेटो ने दी थी। देखिए वो पल जब पुतिन के काले अड्डे पर जेलेंस्की की मिसाइल आकर गिरी। मिसाइल का अटैक बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। कैसे बहुत तेज रफ्तार से इस मिसाइल ने क्राइमिया का सबसे बड़ा अड्डा तबाह कर दिया और पुतिन को ऐसा सदमा पहुंचा जिससे उबरने में वक्त लग सकता है। ये क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का हमला है। मिसाइल उस जगह गिरी जहां पुतिन का बहुत बड़ा कमांडर रहता है, और अब जो यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो पुतिन के लिए बैड न्यूज से कम नहीं। ये क्राइमिया में रूस का काला अड्डा कहा जाता है। यहीं दक्षिणी यूक्रेन में हमलों का प्लान तैयार किया जाता है। अब इस काले अड्डे से उठे काले धुएं ने बता दिया है कि पुतिन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने पुतिन का एडमिरल यानी रूस की नौसेना का एक बहुत बड़ा कमांडर मार दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना के 62 लोग मारे गए। इसमें 34 तो अफसर मारे गए हैं, जबकि 105 सैनिक और बाकी स्टाफ बुरी तरह जख्मी हुआ है। जिस एडमिरल के मारे जाने का दावा किया गया है वो रूस की ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव थे। हमला इतना खतरनाक और पूरी प्लानिंग से किया गया कि अब नेटो के पूर्व कमांडर कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है। ये एडमिरल विक्टर सोलोकोव का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है जब उन्होंने रूस के एक नेवल बोट को नौसेना में शामिल किया था। ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर का मारा जाना इस दावे के मायने बहुत ज्यादा हैं। एडमिरल विक्टर सोलोकोव वो कमांडर थे जिनके इशारे पर काला सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज और पनडुब्बियां यूक्रेन पर मिसाइल फायर करते थे। एडमिरल विक्टर सोलोकोव की कमांड में ही ओदेसा से लेकर खेरसोन और मारियोपोल में रूस की फौज तबाही मचाती रही है। ऐसे ही मिसाइल हमलों को देखकर पूरे यूक्रेन की रूह कांप जाती थी। यही वजह है कि जब जेलेंस्की ने ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को टारगेट बनाया तो उसमें एडमिरल विक्टर सोलोकोव का मिसाइल से मर्डर सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। यह पुतिन की फोर्स की कमर तोड़ने वाला हमला कहा जाएगा। इस हमले में जेलेंस्की ने वो मिसाइल इस्तेमाल की जो उनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से तोहफे में मिली थी।
जेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं, ये साबित करने के लिए रूस ने रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग का वीडियो जारी किया है और इसमें एडमिरल विक्टर सोलोकोव भी देखे जा सकते हैं। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि रूस और यूक्रेन में सच्चा कौन है, इसे लेकर बहस छिड़ गई है। जो भी हो, ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल गिरना ही रूस की बड़ी नाकामी कही जाएगी। जुलाई महीने में जेलेंस्की यूक्रेन के एक सीक्रेट एयरबेस गए थे और वहां उन्होंने अपना मकसद पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया था। जेलेंस्की ने 2 मिसाइलों पर हाथ फेरा और फिर उस पर यूक्रेन जिंदाबाद लिखकर पुतिन को बहुत बड़े हमले की धमकी दी थी। इसमें ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी थी और साथ में फ्रांस से मिली स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी शामिल थी। जेलेंस्की ने ये दोनों मिसाइलें देखी या कहें कि दुनिया को दिखाई। जेलेंस्की ने इन दोनों मिसाइलों से पुतिन को डराया था। खास बात ये कि ये दोनों मिसाइल एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक जैसी हैं। दोनों को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन जेलेंस्की को मिला है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई और मिसाइल नहीं है और ऐसे में स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है और ये 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट के करीब पहुंचती है। यानी इस ऊंचाई पर इसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रडार को भी ये चकमा दे सकती है, ऐसी ये क्रूज मिसाइल है। इस क्रूज मिसाइल का जो वजन है वो 1300 किलो है और इसमें 400 किलो से भी भारी वॉरहेड लगाया जा सकता है। तो वॉरहेड की यहां पर देखिए 300 किलो का वॉरहेड यहां पर लगाया जा सकता है और ये काफी भारी भरकम है, लेकिन उतना ही भारी ये अपने साथ युद्ध का सामान भी ले जा सकती है। और अभी ये मिसाइल फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा मिस्र के पास भी है और भारत के पास भी है। इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी इस मिसाइल से लैस हैं और इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट पर यह मिसाइल लगाई जाती है और एक स्टॉर्म शैडो की कीमत 23 करोड़ रुपए है। लिहाजा ये बहुत ही महंगी मिसाइल है, इसीलिए इसका जो टारगेट भी बहुत ज्यादा खास होना चाहिए। तो देखिए इसकी कीमत लगभग 23 करोड़ के आसपास है और भारत के पास भी ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल है और काफी भारी भरकम इसको कहा जाता है। कीमत देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो भी बेहद खास और बेहद सटीक होना चाहिए। यही वजह है कि जेलेंस्की ने क्राइमिया पर जब ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को टारगेट बनाया तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉर्म शैडो से जेलेंस्की ने रूस की सेना के कई ठिकाने तबाह किए हैं और ये तबाही अब और तेज कर दी गई है। मई महीने के बाद से ही इसके हमले अचानक बढ़े हैं। जून और जुलाई में तो इस मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अगस्त के बाद सितंबर में इस मिसाइल ने जो कहर मचाया है उसने जेलेंस्की की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। पुतिन के जनरल और एडमिरल जैसे कमांडरों को मारकर जेलेंस्की ने ये बात जाहिर कर दी है कि हाई वैल्यू टारगेट ही उनका फोकस है। पुतिन उनको 100 जख्म देंगे तो वो पुतिन का एक कमांडर मार गिराएंगे। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? देखा जाए तो ब्रिटेन से मिले इस मिसाइल को लेकर जेलेंस्की का जोश बहुत हाई है और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर पुतिन की खास नजर है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की तरफ से दागी गई कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा चुका है और उसके कई गोदाम भी तबाह किए हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि नेटो से मिले ऐसे हथियारों को लेकर रूस की फौज में खौफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए नेटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के 2 वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से लैस हैं।